नमस्कार, केज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है। अभी तक हम महासागरों की शुरुआत कर चुके हैं और कल हमने प्रशांत महासागर के अंदर अच्छे से इन गर्मियों के अंदर स्विमिंग पूल बनाकर नहाया था। आज हम नहाने जा रहे हैं अटलांटिक महासागर में। कल हमने प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ा था जो 46.2% अपने साथ हिस्सा रखता है। साथ ही अगर पूरे महाद्वीपों को एक जगह एकत्रित कर दिया जाए फिर भी इतना क्षेत्रफल हमारे पास नहीं है जितना प्रशांत महासागर के पास रखता है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर था। उसके कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में जाना था, एक दो जल संधियों के बारे में अध्ययन किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज फिर से हम एक नए महासागर के अंदर चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत तो हमने कल पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम अटलांटिक को। किसको? अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर हमें पता है कि इसकी अवस्थिति वगैरह के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में जानेंगे और एक सबसे महत्वपूर्ण जिससे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक सार्गेसो सागर और दूसरा बरमुंडा ट्रायंगल। आज हम इन दोनों को विस्तृत अध्ययन करेंगे। विशेषकर बरमुंडा ट्रायंगल सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक लंबे अरसे तक एक चर्चा के विषय बना रहा था, क्योंकि ये ऐसा एंगल था जहाँ जाने वाले हवाई जहाज़ हों या हमारी नौसेना और जो भी वायुयान, वायु जहाज़ जो यहाँ से गुजरते थे ये सबको निगल जाता था। तो पहले ये माना जाता था कि यहाँ पर कोई दैवीय शक्ति है जो इन सबको निगल जाती है, लेकिन अब जितनी जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो इसका भी पर्दा पास हो गया और जो विश्व की हमारी 10 खतरनाक चीज़ें हैं उनके अंदर भी इसको शामिल नहीं किया गया। तो आज हम इसका भी विस्तृत अध्ययन करेंगे, बरमुंडा ट्रायंगल का। तो सबसे पहले चलते हैं हम अटलांटिक महासागर के अंदर। तो अटलांटिक महासागर में जाने से पहले हमें याद होना चाहिए कि ये हमारी उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, इधर वाला पार्ट हमारा यूरोप का आ जाता है और नीचे वाला अफ्रीका का पार्ट आ जाता है। अब इन दोनों के बीच में ये जो स्थान है उसे हम किस नाम से जानते हैं? अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, इधर हमारी अफ्रीका है और ये हमारा यूरोप। तो इन महाद्वीपों के बीच में स्थित है हमारा कौन? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। तो आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी आकृति, अगर हम इसकी आकृति को देखें तो इसकी आकृति हमें कैसी प्रतीत हो रही है? इसकी आकृति हमें एस के समान प्रतीत हो रही है। कैसे प्रतीत हो रही है? अंग्रेजी का जो अक्षर एस होता है उसके समान इसकी आकृति है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, एस आकृति वाला महाद्वीप, एस आकृति वाला महाद्वीप। तो एस आकृति वाला महाद्वीप कौन सा है हमारा? तो वो है अटलांटिक महासागर। अब भूमध्य रेखा से ऊपर और भूमध्य रेखा से नीचे हम इसे दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। ऊपर वाले को तो उत्तरी अटलांटिक के नाम से जाना जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक, और नीचे वाले को दक्षिणी अटलांटिक के नाम से जाना जाएगा। हम नॉर्थ अटलांटिक में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, दक्षिणी अटलांटिक में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्थिति को जान लेते हैं। तो इस स्थिति में पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका के पूर्व में, साउथ अमेरिका के पूर्व में, अफ्रीका के पश्चिम में, यूरोप के पश्चिम में। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में है, दक्षिण अमेरिका के पूर्व में है, यूरोप के पश्चिम में है और अफ्रीका के पश्चिम में है। कौन? अटलांटिक महासागर। ऊपर आता है हमारा कौन सा? आर्कटिक महासागर, और नीचे कौन सा आता है हमारा? दक्षिणी महासागर और अंटार्कटिक महाद्वीप। ठीक है, तो ये इसकी स्थिति है। इधर देख लिया हमने, यूरोप के पश्चिम में है, अफ्रीका के पश्चिम में है, उत्तरी अमेरिका के पूर्व में है, साउथ अमेरिका के पूर्व में है। अब ये इसकी आकृति को हमने जान लिया किस प्रकार की है? एस आकार की। अब एस आकार की आकृति के अंदर ही मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है, यानी अटलांटिक कटक एक ऐसी पहाड़ियाँ, ऐसी पर्वत श्रृंखला जो जल से ऊपर नहीं आ पाती और वो जल के अंदर दबी हुई रहती हैं, उन्हें हम कटक के नाम से जानते हैं।
तो इसके अंदर एक कटक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यानी पर्वतीय संरचना पाई जाती है, जो कहाँ से लेकर के, हमारे आइसलैंड द्वीप से लेकर के नॉर्वे द्वीप तक आती है। कहाँ तक आती है? नॉर्वे द्वीप तक आती है, या हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ से ये प्रारंभ होने के बाद में ये ऐसे ही हमारे आती है और भूमध्य रेखा के ठीक नीचे सबसे गहरा गर्त बनाती है। अब उत्तर वाले पार्ट में हम किस नाम से जानते हैं इसे? उत्तर वाले पार्ट में जानते हैं हम इसे किस नाम से? डॉल्फिन कटक के नाम से। डॉल्फिन कटक किस नाम से जानते हैं? डॉल्फिन कटक के नाम से जानते हैं। याद रखना, डॉल्फिन कटक सिर्फ उत्तर वाले में जानते हैं, जबकि हम दक्षिण वाले पार्ट में इसको किस नाम से जानते हैं? तो दक्षिण वाले पार्ट में जानते हैं हम इसे चैलेंजर गर्त या चैलेंजर कटक के नाम से। चैलेंजर कटक के नाम से। उत्तरी वाले को डॉल्फिन कटक और दक्षिणी वाले को चैलेंजर कटक। यानी यहाँ से लेकर के जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसे तो हम किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं डॉल्फिन कटक के नाम से, और यहाँ से लेकर के दक्षिण वाला जो पार्ट है उसे हम चैलेंजर कटक के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ से जो नीचे का है वो कौन सा है? चैलेंजर कटक। यहाँ सबसे बिल्कुल भूमध्य रेखा के ठीक नीचे, भूमध्य रेखा के ठीक नीचे दक्षिण का सबसे गहरा गर्त है, वो कौन सा है? रोमांस गर्त। कौन सा है? रोमांस गर्त। रोमांस गर्त किस महाद्वीप में है? तो वो किस में है? अटलांटिक महासागर में। और अगर पूछा जाता है विशेष तो किसका है? ये दक्षिणी अटलांटिक का गर्त है। कौन सा? रोमांस गर्त। ठीक है। आगे एक और है हमारा यहाँ पे प्यूरिटिका रिको। प्यूरिटिका रिको, प्यूरिकोटा रिको। ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। तो ये तो थी इसकी नॉर्मल जानकारी जो हमने अध्ययन कर ली। एस आकार का महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के पूर्व में स्थित है, यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम के अंदर स्थित है। यहाँ से आइसलैंड से लेकर के नॉर्वे तक जो इसके कटक पाया जाता है, जो समुद्री संरचना पाई जाती है जो ऊपर नहीं आ पाई, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कटक के नाम से। तो ये कहाँ से देखने को मिलती है हमें? आइसलैंड द्वीप से कहाँ तक? ये हमें देखने को मिलती है नॉर्वे तक। यहाँ पर ये आइसलैंड द्वीप है, लिख सकते हो आप आइसलैंड, ठीक है। और यहाँ पर है एक और ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। अभी हम इनके बारे में अध्ययन और करेंगे। ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य एक जल संधि का निर्माण होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतनी मोटी मोटी जानकारी अध्ययन कर लेते हैं। एस आकार का है और ये जो कटक है उसे हम उत्तर में डॉल्फिन कटक के नाम से जानते हैं, दक्षिण के अंदर चैलेंजर कटक के नाम से जानते हैं। डॉल्फिन कटक जो प्यूरिटिका रेखा है सबसे गहरा गर्त है, और नीचे भूमध्य रेखा के ठीक नीचे रोमांस गर्त है जो दक्षिणी अटलांटिक का सबसे गहरा गर्त है। तो ये तो थी हमारी मोटी मोटी जानकारी। अब इसे मैप के माध्यम से और समझते हैं। ये हमारा कौन सा है? ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है हमारा? अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर की आप अगर स्थिति देखो, यानी इसका आकार देखो, तो इसका आकार हमें कैसा देखने को मिलेगा? यहाँ से होता हुआ ऐसे, यहाँ से होता हुआ ऐसे। तो ठीक है, इसका आकार कैसे हो गया? अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह इसका आकार हो गया, यह हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर एक मैंने बता दिया था, बिल्कुल बीचों बीच से एक कटक गुजरता है, जिसे हम उत्तर में, यहाँ से हमारी मेडिटेरियन सी गुजर रही है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। यहाँ से हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के इधर वाला पार्ट नॉर्थ अटलांटिक के नाम से और नीचे वाला पार्ट साउथ अटलांटिक के नाम से जाना जाता है। तो हम आज इसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। बस ये याद हो जाना चाहिए हमें। इसकी स्थितियों के बारे में पूछा जाता है तो ये यूरोप रहा, ये अफ्रीका रहा। ठीक है,
आगे ये दक्षिण अमेरिका रहा और ये उत्तरी अमेरिका रहा। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इनके मध्य स्थित है कौन सा? अटलांटिक महासागर। ऊपर वाले को हम डॉल्फिन कटक का नाम दे देते हैं और नीचे वाले को हम चैलेंजर कटक का नाम दे देते हैं। यहाँ पर प्योरिटिका रिको, जो प्योरिटिका रिको ये वाला क्षेत्र, प्यूरोटो का रिको क्या है? सबसे गहरा गर्त है। और नीचे है हमारा कौन सा वाला? तो नीचे हमें देखने को मिलता है रोमांस गर्त। कौन सा गर्त? रोमांस गर्त, जिसकी स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके कटक किस नाम से जाना जाता है। अब आगे हम और अध्ययन करते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं इसके अंदर, जैसे हम ऊपर चलते हैं तो ऊपर वाला ये वाला क्षेत्र है वो ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है, ये आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। ये ग्रीनलैंड है हमारा और ये आइसलैंड है। ठीक है, आगे हम जैसे इधर से आते हैं तो ये हमारा लैब्राडोर सी है, यानी कि जो लैब्राडोर सागर है। और फिर हम थोड़ा सा और आते हैं, थोड़ा सा और ऐसे नीचे नीचे करके हम आते हैं तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो क्षेत्र है उसे बरमुंडा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बरमुंडा के नाम से जाना जाता है। और नीचे आते हैं हम, यहाँ से ऐसे होते हुए हम यहाँ से आते हैं। ये जो हमारी इक्वाडोर है, यहाँ से क्या गुजर रही है? हमारी भूमध्य रेखा। तो ऊपर वाला तो डॉल्फिन कटक और नीचे वाला किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है हमारा चैलेंजर कटक के नाम से। अब यहाँ पर आपको मिड रेंज में एक ये दिख रहा है, ये इसे हम कटक कहते हैं। तो ऊपर में कौन सा कहते हैं? ऊपर कहते हैं इसे हम डॉल्फिन कटक के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले क्षेत्र को डॉल्फिन कटक के नाम से जानते हैं और नीचे वाले क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? हम चैलेंजर कटक के नाम से। यहाँ पर प्योरिटिका है, जो कि क्या है? प्योरिटिका हमारा ये वाला क्षेत्र है जो प्योरिटिका रिको, जो इसका सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसकी स्थिति हो गई, इसका आकार हो गया। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, और यह आकार हो गया। नीचे अंटार्कटिक ओकेजन आता है और ऊपर आर्कटिक महासागर हमें देखने को मिलता है। ये अफ्रीका है हमारा, और यहाँ पे हमें एक और देखने को मिलता है, वो है हमारा लैब्राडोर। इनके बारे में भी हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैप से क्या है, हमें थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि इसके जो मध्य से गुजर रही है उसे मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है। तो और एक और पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर सारगेसो सागर, उसके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और अटलांटिक महासागर के बारे में और जानते हैं। जैसे कुछ देशों के नाम जानना चाहो आप, ग्रीनलैंड वैसे ये उत्तरी अमेरिका के पार्ट है, यानी स्थलीय भाग है। वो स्थलीय सीमा से देखा जाता है तो किसके अंदर आता है? तो वो आता है अमेरिका के अंदर। जबकि इस पर प्रशासन किसका है? डेनमार्क का, यानी प्रशासनिक दृष्टि से डेनमार्क का अधिकार है और स्थलीय दृष्टि से देखा जाता है तो अमेरिका का भाग है। यहाँ से हम वापस आते हैं ऐसे, ये अटलांटिक महासागर यहाँ से होते हुए हम वापस आते हैं। ये मैक्सिको की खाड़ी है। फिर हम नीचे के लिए आते हैं और आते आते यहाँ पर फ्रेंच गुआना, सूरीनाम है और टोबैगो है, सेंट लुइस है, एंटीगुआ या बरमुंडा, सेंट पीटर्सबर्ग है, और ये हमारा कौन सा है? डोमिनिकन निकल्स। ठीक है, और ये प्योरिटिका रिको है। आगे इक्वाडोर और जो गिनी की खाड़ी है वो हमारे कहाँ पर है? अफ्रीका के पश्चिम के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं हम, ऊपर से आते हैं। आइसलैंड है, आयरलैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, मोरक्को है। ठीक है, और ये पश्चिमी सहारा, जो सहारा मरुस्थल था वो हमारा पश्चिमी सहारा मरुस्थल है। यहाँ गिनी की खाड़ी देखने को मिल जाती है। ये हमारा जो क्षेत्र था वो हमने देख लिया, इसके अंदर कौन कौन से द्वीप आते हैं और कौन कौन सी स्थिति कहाँ पर है। तो यहाँ पर लगने वाले देशों के बारे में भी हमने जान लिया। आगे अब अटलांटिक महासागर की कुछ मोटी मोटी जानकारियाँ हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले अटलांटिक महासागर के बारे में, ये एस आकार का है, क्षेत्रफल है 8.82 करोड़ वर्ग किलोमीटर।
8.82 करोड़ वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर, क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होंगे मैं उन पर इम्पोर्टेंट लगाते जाऊंगा। इम्पोर्टेंट है ये आकार वाला भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन उठाए गए हैं। जो क्वेश्चन बने हैं अभी तक उनके बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। आगे, विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर है जो अटलांटिक महासागर है हमारा, वो विश्व का क्या है, सबसे व्यस्ततम महासागर है। लेकिन अगर ऑप्शन में भी अटलांटिक महासागर दो ऑप्शन कर दे, जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उस परिस्थिति में हमारा उत्तर क्या होगा, तो उस स्थिति में उत्तर होगा हमारा उत्तरी अटलांटिक। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्ततम महासागर है। अटलांटिक अगर ऑप्शन में सीधा अटलांटिक आता है तो अटलांटिक टिक कर सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन में भी दो कर दे, उत्तरी और दक्षिणी, तो हमारा आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन आए थे उनको भी साथ में लेते चल रहे हैं हम। आगे, आइसलैंड द्वीप से बोवार्ड द्वीप तक पर्वतीय संरचना विद्यमान है जिसे कटक कहा जाता है। यहाँ से आइसलैंड से लेकर के बोवार्ड आइसलैंड यहाँ से लेकर के जो पर्वतीय संरचना विद्यमान है ये वाली, इसे हम किस नाम से जानते हैं? कटक के नाम से। कटक क्या होते हैं? जो पर्वतीय संरचना होते हैं और जो समुद्री जल से ऊपर नहीं आ पाते, उन्हें हम कटक का नाम दे देते हैं। आगे, इसकी लंबाई पूछी जाए तो 14,400 किलोमीटर। यहाँ से लेकर के आइसलैंड द्वीप से बोवार्ड द्वीप तक इसकी लंबाई पूछी जाती है तो कितनी है? 14,400 किलोमीटर, ठीक है। अटलांटिक महासागर ऐसा आकार का है, क्षेत्रफल 8.82 किलोमीटर है, करोड़ किलोमीटर है। विश्व का सबसे व्यस्तम महासागर है, विशेषकर उत्तरी अटलांटिक। आइसलैंड द्वीप से बोवार्ड द्वीप तक जो पर्वतीय संरचना पाई जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम कटक के नाम से जानते हैं, जिसकी दूरी, इसकी लंबाई है 14,400 किलोमीटर। आगे है, मध्य अटलांटिक कटक भूमध्य रेखा के ठीक नीचे दो भागों में विभक्त है। ये जो मध्य अटलांटिक कटक है वो ये हमारी भूमध्य रेखा है, यहाँ के नीचे से दो भागों में विभक्त है, ये वाला और ये वाला। टू पार्ट हो गए, भूमध्य रेखा से ऊपर वाला और नीचे वाला। तो भाई क्या है? मध्य अटलांटिक कटक भूमध्य रेखा से ठीक नीचे दो भागों में विभक्त है। उत्तरी भाग को डॉल्फिन कटक और दक्षिणी भाग को चैलेंजर द्वीप कहते हैं। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं हम? डॉल्फिन कटक, और दक्षिणी वाले को क्या कहते हैं हम? चैलेंजर द्वीप कह लो या कटक कह लो, ठीक है। तो चैलेंजर द्वीप के रूप में जानते हैं। विश्व स्तर पर 57 गर्त की खोज की चुकी है। क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व स्तर पर कुल कितने गर्तों की खोज की जा चुकी है? तो कितने की? ऑफिशियल 57 गर्तों की पहचान की गई है। पूरे विश्व के ओवरऑल गर्त देखे जाते हैं तो वो कितने हैं हमारे सामने? तो वो 57 गर्त की पहचान की जा चुकी है। फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड ये हमारी कौन सी? दक्षिण अमेरिका की यहाँ पर स्थित है फॉकलैंड। कौन सा? फॉकलैंड द्वीप यूके देश का है। यहाँ पर किसका कब्जा है? यहाँ हमारा यूके है, ठीक है। ये ऐसी आकृति का यूके, तो यहाँ से इसका कब्जा किस पर है? फॉकलैंड द्वीप पर। लेकिन ये यूके तथा अर्जेंटीना, और इसके अंदर क्या स्थित है हमारा? अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना और यूके के मध्य ये विवादित है। फॉकलैंड द्वीप हमारे कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका के पूर्व में। इस पर यूके का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर कौन सा है? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना और यूके के मध्य विवादित द्वीप पूछा जाता है तो कौन सा है? फॉकलैंड द्वीप, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अटलांटिक भूमध्य रेखा के मध्य अटलांटिक कटक भूमध्य रेखा के ठीक नीचे दो भागों में विभक्त है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी को डॉल्फिन कटक, दक्षिणी को चैलेंजर कटक के नाम से जानते हैं। विश्व स्तर पर 57 गर्तों की खोज हो चुकी है। फॉकलैंड यूके का है, लेकिन किसके? अर्जेंटीना और यूके के मध्य विवादित है, क्योंकि देख सकते हो आप यूके यूरोप में अंदर स्थित है और फॉकलैंड द्वीप कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका के पास में। तो ये किस किस के मध्य विवादित था? हमारा अर्जेंटीना और यूके के मध्य विवादित था। आगे वही संरचना का वर्णन किया गया है और भी और जान लेते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट और दिखते हैं हमें।
तो ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा अटलांटिक महासागर। यहाँ पर है आइसलैंड द्वीप, कौन सा, आइसलैंड द्वीप। और दक्षिण में आ रहा है बोवार्ड द्वीप जो नॉर्वे देश के अंदर स्थित है। पहले बता दिया था मैंने कि नॉर्वे तक स्थित है और वो द्वीप स्थित है कौन सा, नॉर्वे देश में ही द्वीप है बोवार्ड। बोवार्ड द्वीप किसका है, नॉर्वे का। तो कन्फ्यूज ना हो कि शुरू में सर ने तो नॉर्वे बताया था और अब बता रहे हो बोवार्ड द्वीप। तो नॉर्वे देश के अधीन ही है बोवार्ड द्वीप। तो कहाँ से, आइसलैंड से हमें ये बोवार्ड द्वीप यानी नॉर्वे देश तक देखने को मिलता है। अब इसके अंदर जो कटक है उसको जान लिया, डॉल्फिन कटक और चैलेंजर कटक, ठीक है। ये रोमांस गर्त भूमध्य रेखा के ठीक नीचे स्थित है। अब यहाँ पर क्या है, एक पठार है, एक पठार भी है जिसे हम टेलीग्राफ का पठार कहते हैं। पूछा जाए टेलीग्राफ का पठार कहाँ स्थित है या किस महासागर के अंदर स्थित है, तो कौन सा है हमारा, अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है। कौन सा, टेलीग्राफ का पठार। एक क्यूबा देश पूछा क्यों जाता है, क्योंकि इसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको, क्यूबा देश को। क्यूबा देश को क्या कहा जाता है, विश्व के चीनी का कटोरा। इसकी राजधानी है हवाना, क्या है, हवाना। अब ये जो यूरोप और अमेरिका के मध्य जो व्यापार ज़्यादा प्रफुल्लित हुआ था, आज तो सैटेलाइट का समय है लेकिन पहले वायरों के माध्यम से जो संचार के साधन थे उनको प्रगामी किया जाता था। तो हमारे जो यूरोप था, यूरोप से लेकर के अमेरिका तक वायर बिछा दिए जाते थे। किसकी वजह से, टेलीग्राफ पठार की वजह से। यहाँ से लेकर के वायर बिछा देते। इसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों के मध्य जो व्यापार थे वो अच्छे संबंध स्थापित हुए और इसकी वजह से ये और अधिक फलने फूलने वाले देश बन गए। आप देख सकते हो समृद्धि संपन्न है अमेरिका और यूरोप के जो यूरोपीय देश हैं वो भी समृद्धि संपन्न है। क्योंकि यहाँ पर कारण है, यहाँ पर एक तो जो जनसंख्या है, पॉपुलैरिटी, एजुकेशन सिस्टम सब अच्छे हैं। तो याद रखना इनके अंदर केवल वायर है जो यूरोप और अमेरिका को आपस में कनेक्ट करता है, संचार के साधन है। तो एक और फॉकलैंड हमने पढ़ा था, ये अफ्रीका के पूर्व में है फॉकलैंड पर अधिकार किसका है, यूके का। अभी ये यूरोप देखो आप यहाँ पर है और यूके यूरोप के अंदर स्थित है। यहाँ से लेकर के उसका अधिकार किस द्वीप पर है, फॉकलैंड पर। ये अर्जेंटीना वालों ने कहा कि तुम इतनी दूर से अधिकार जता सकते हो, ये हमारे पास में है तो क्या हम अधिकार नहीं जता सकते। तो अर्जेंटीना वाले भी पहुँच जाते हैं, नहीं ये हमारा है। उधर से यूरोप वाले, नहीं ये तो हमारा है। तो इन दोनों के मध्य विवादित है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना याद रखना है कि इन दोनों के मध्य विवादित है। कौन सा द्वीप, फॉकलैंड द्वीप। आगे चलते हैं हम। आगे एक डेनमार्क जल संधि पूछी जाए, डेनमार्क जल संधि। तो डेनमार्क जल संधि किन किन के मध्य स्थित है, आइसलैंड द्वीप और ग्रीनलैंड द्वीप के मध्य स्थित है। कौन सी हमारी, तो वो कौन सी है, डेनमार्क जल संधि, ठीक है। आप मैप में और देखना चाहो तो आपको और बता दूं मैं। जो हमारा आइसलैंड है और ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य जो स्थित है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम डेनमार्क जल संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये वाली जल संधि है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे जानते हैं हम डेनमार्क जल संधि के नाम से जानते हैं। तो डेनमार्क जल संधि आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करती है, ठीक है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करती है। उत्तरी प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर के साथ में कनेक्ट करती है। क्योंकि जल संधियाँ वह होती हैं जो स्थलीय भाग को तो आपस में अलग करेंगी और जलीय भाग को कनेक्ट करेंगी। तो स्थलीय भाग कौन कौन सी हुए हमारे पास में, ग्रीनलैंड और आइसलैंड, इन दोनों को क्या कर रही है, विभक्त। और ये अटलांटिक का जो हमारा महासागर उत्तरी अटलांटिक है उसे आर्कटिक सागर से जोड़ने का काम करती है। तो ये तो थी डेनमार्क जल संधि। पूछा जाए डेनमार्क जल संधि किस महासागर में है, तो अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है। आगे एक और मिलता है हमें, स्पेन और मोरक्को। इनको भी हम मैप में देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। स्पेन और मोरक्को, तो आप एक सेकेंड, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर है हमारा स्पेन, कौन सा, स्पेन, और उसके नीचे है मोरक्को।
ये वाला क्षेत्र स्पेन और ये वाला मोरक्को। अब स्पेन और मोरक्को के मध्य जो जल संधि हम उसका अध्ययन करेंगे। ये याद हो जाना चाहिए हमें कि स्पेन और मोरक्को के मध्य, ये वाला स्पेन और ये वाला मोरक्को, इनके मध्य जो जल संधि है उनका हम अध्ययन करते हैं। और उस जल संधि को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं हम जिब्राल्टर सागर, जिब्राल्टर जल संधि के नाम से। किस नाम से जानते हैं? जिब्राल्टर जल संधि के नाम से। स्पेन और मोरक्को के मध्य स्थित जो जल संधि है उसे हम जिब्राल्टर जल संधि के नाम से जानते हैं। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्पेन को मोरक्को से अलग करता है, मोरक्को से अलग करता है, अलग करता है। दूसरा जोड़ता किसको है? तो ये इधर हमारा अटलांटिक सागर और इधर भूमध्य सागर। तो अटलांटिक को भूमध्य सागर के साथ में, भूमध्य सागर के साथ में क्या करता है? ये जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। स्पेन मोरक्को को अलग करता है, अटलांटिक को भूमध्य सागर के साथ जोड़ता है। याद हो जाना चाहिए, स्पेन और मोरक्को के मध्य कौन सी जल संधि है? तो जिब्राल्टर जल संधि है। अभी कौन सी पढ़ी थी हमने? डेनमार्क। यहाँ पे एक बार और उसका अध्ययन कर लेते हैं। ये हमारा ग्रीनलैंड है और ये हमारा आइसलैंड है। इन दोनों के मध्य जो जल संधि थी उसे हमने किस नाम से जाना जाता था? ये आइसलैंड, ठीक है। इसे हमने किस नाम से जाना? डेनमार्क जल संधि, डेनमार्क जल संधि। यहाँ पर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है, ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है। अलग करती है। और जोड़ती किसको है? तो जोड़ती है हमारे अटलांटिक को किसके साथ में? तो आर्कटिक के साथ में, आर्कटिक के साथ, ठीक है। तो ये हमारी दो जल संधि हमें कंप्लीट हो जाती हैं इसी के साथ में, डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड आइसलैंड वाली, और एक हमारी जिब्राल्टर जल संधि। आगे चलते हैं हम। आगे बरमुडा ट्रायंगल, हालांकि इसको हम बाद में पढ़ेंगे, तो अभी इसके बारे में थोड़ी चर्चा मैं नहीं कर रहा क्योंकि हम इसको बाद में अच्छे से जानने वाले हैं। विशेषकर बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य और बरमुडा का इतिहास हम पढ़ेंगे। उससे पहले महाद्वीपीय निगमन तट सपाट और चौड़े हैं। जो अटलांटिक महासागर है उसके अंदर जो महाद्वीपीय निगमन तट पाए जाते हैं उसके जो पूर्वी और जो पश्चिमी भाग हैं, यहाँ पर जो निगमन तट पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? सपाट और चौड़े पाए जाते हैं। सारगैसो सागर, सारगैसो सागर उत्तर पश्चिमी अटलांटिक में स्थित है। यह हमारा अटलांटिक है तो उसने क्या कहा? उत्तरी, ये तो हमारा उत्तरी वाला। पश्चिमी अटलांटिक में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में स्थित है। कौन सा? सारगैसो सागर, सारगैसो सागर। सारगैसो सागर, सारगैसो घास की अधिकता के कारण भ्रम हो जाता है कि स्थल का भाग है, और इस वाले में जो घास है वो घास इतनी पाई जाती है यहाँ पर कि लोग जब यहाँ से जहाज़ लेकर के गुजरते हैं, जब जहाज़ों का यहाँ से आवागमन होता है तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि स्थल भाग आ गया, जबकि वहाँ पर क्या पाई जाती है? घास पाई जाती है। इसलिए ये भ्रम रहता है किसका? सारगैसो सागर का। सारगैसो सागर में क्या पाई जाती है? घास। घास की अधिकता के कारण लोगों को क्या भ्रम हो जाता है? भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर क्या है? स्थलीय भाग है, जबकि स्थलीय भाग वहाँ नहीं होता। वो सिर्फ क्या पाई जाती है? वहाँ पर घास पाई जाती है। घास भी इतनी सघन और अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है जिसकी वजह से ऐसे ही लगता है जैसे कोई यहाँ पर स्थल का भाग हो। तो सारगैसो याद रखना उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है, घास है, जिसकी वजह से लोगों में भ्रम हो जाता है किसका? कि ये स्थल का भाग है या कोई स्थल यहाँ पर स्थित है। आगे वही जिसकी हम बात करने वाले थे और जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय भी है, बरमुडा ट्रायंगल। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में अगर आपने कोई मूवी वगैरह देखी हो, इंग्लिश मूवियाँ, तो उनमें भी बताया गया था बरमुडा ट्रायंगल के बारे में। अब बरमुडा ट्रायंगल होता क्या है? तो बरमुडा ट्रायंगल मैप में दिखा दूं मैं पहले तो तुम्हें बरमुडा ट्रायंगल की स्थिति। बरमुडा ट्रायंगल की स्थिति क्या है? यह रहा हमारा प्यूर्टो रिको जो कि सबसे गहरा गर्त है, और ये रहा हमारा फ्लोरिडा। ये एक ट्रायंगल बनाता है, यानी त्रिभुज का निर्माण करता है। कौन? बरमुडा ट्रायंगल। अब इसके बारे में
कहानियाँ अफवाहें चलती आ रही हैं कि ये ऐसा महासागर है जो जहाज़ों को निगल लेता है, हवाई जहाज़ों को निगल लेता है। तो ये एक उस समय चर्चा का विषय था, क्योंकि उस समय सैटेलाइट वगैरह तो होते नहीं थे। उस समय जो दिशाएं निर्धारण करने का यंत्र था तो वो था ट्रप कंपास। ट्रप कंपास के द्वारा ही वो नॉर्थ साउथ का दिशाओं का निर्धारण करते थे। जो हमारे वास्को डी गामा थे 1498 में जिन्होंने इसकी यात्रा की थी, तो वो अपनी किताब में वर्णन करते हैं कि बरमुंडा ट्रायंगल के पास में जाते ही जैसे वो इस वाले क्षेत्र से गुजरे होंगे, ठीक है, या इस वाले क्षेत्र से गुजरे होंगे क्योंकि वो ब्रिटिश कोलंबिया से आए थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि जब मैं बरमुंडा ट्रायंगल के पास में गया तो वहाँ पर ही अचानक जो ट्रप कंपास था, ट्रप कंपास जानते होंगे सभी, ये ट्रप कंपास, इधर हमारा एन, इधर एस, यहाँ पर सुई बनी रहती है जो क्या बताती है, दिशाओं का निर्धारण करती है। तो पहले कुछ सैटेलाइट वगैरह थी नहीं इसको जानने के लिए, तो क्या था कि ये ट्रप कंपास था, वो जाते ही अचानक से काम करना बंद कर गया। वहाँ से दिशाएं बिल्कुल नहीं दिखी, वहाँ पर बादलों का बहुत बड़ा अंबार देखने को मिला था। अचानक मौसम खराब हो जाता है, अचानक वहाँ पर जो तूफान था वो तेज़ आने लग जाता है, लहरें ऊंची हो जाती हैं, इसकी वजह से वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये कौन थे, हमारे वास्को डी गामा, जिन्होंने भी अपनी पुस्तक के अंदर इसका वर्णन किया है। आगे एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, वो थी अमेरिकी नौसैनिक की। किसकी? अमेरिकी नौसैनिक की। अमेरिकी नौसैनिक जब 1942 में बमबारी कर करके जब ऊपर से गुजर रहे थे, किसके? बरमुंडा ट्रायंगल के। तो जब ऐसे ही इनका प्लेन यहाँ से गुजरा, इनका प्लेन यहाँ से इधर को गुजरा, तो जैसे ही इनका प्लेन बिल्कुल बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर आया, तो ऊपर से जाते ही जो इनकी फ्रिक्वेंसी थी, रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, वो थी जो स्टेशन से कनेक्ट थी, वो एकदम से अचानक से काम करना बंद कर देती है। यानी यहाँ पर आकर के उनका जो फ्रिक्वेंसी थी, स्टेशंस थे, उनकी लोकेशंस वगैरह कुछ नहीं थी। तो ये तो उस समय राज बन करके रह गया। तो आगे जब ये यहाँ पर आया तो जो प्लेन था वो क्रश होकर के इसके अंदर चला गया। जब ये प्लेन नहीं पहुंचा तो अमेरिका में और हड़कंप मच गया। उसके बाद में इसके लिए एक जांच टीम भेजते हैं, रेस्क्यू टीम भेजते हैं। जब वो रेस्क्यू टीम वापस पुनः इसके अंदर आती है तो रेस्क्यू टीम भी क्या हो जाती है, यहाँ करके इसके नीचे चली जाती है, क्योंकि रेस्क्यू टीम के भी जो फ्रिक्वेंसी थी, ट्रप कंपास थे, वो अचानक काम करना बंद कर देते हैं और यहाँ पर आते ही इनके जो जहाज़ होते हैं उनका संतुलन खराब हो जाता है। अभी जानेंगे इसके रीजन्स भी, क्या रीजन्स हैं इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा होता है। तो आगे जब ये हमारी रेस्क्यू टीम भी नहीं लौटी तो अगस्त 1942 में एक और प्लेन जाता है इसकी जांच के लिए। अमेरिका एक और प्लेन भेजती है कि आखिर है तो है क्या बरमुंडा ट्रायंगल में, क्योंकि उस समय तक इतनी अफवाहें फैल गई, लोगों के अंदर बहुत भ्रम हो गया, डर हो गया कि आखिर ऐसा है क्या, वहाँ पर कोई दैवीय शक्ति है, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आखिर जाते कहाँ जान। लोग यहाँ पर जाने से डरने लग गए थे, यहाँ से वायुयान जाने से घबराने लग गए थे। यहाँ से कोई भी वायुयान इस ट्रायंगल से नहीं गुजरता था, वो ट्रायंगल के ऊपर से या नीचे से गुजरते थे। ना कोई इधर से समुद्री जहाज, मछली पालन वाले कुछ नहीं आते थे। जो गलती से आ जाते थे वो बरमुंडा ट्रायंगल के अंदर चले जाते थे। तो इस समय ये बहुत चर्चा का विषय रहा था। आगे वहीं दिसंबर 1942 में फिर यहाँ पर एक और टीम भेजी जाती है। वो टीम आती है तो वो भी बरमुंडा ट्रायंगल के अंदर समा जाती है। ऐसे ऐसे ये और अफवाहें बनती गई। अब बात देखिए आप 1942 की है। उस समय हमारे पास में इतने साधन नहीं थे जितने आज उपलब्ध हैं। उसके बाद में 1970 में एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है ब्रूस गैवनर। क्या नाम होता है? ब्रूस गैवनर। ब्रूस गैवनर बताते हैं कि जब मैं प्लेन को अब हम इनका तो हो गया, अब हम ब्रूस गैवनर को लेकर के आएंगे, ठीक है। ब्रूस गैवनर बताते हैं कि जब मैं प्लेन को लेकर के यहाँ से जा रहा था, क्योंकि ब्रूस गैवनर एक ऐसे व्यक्ति थे जो अकेले यहाँ से जीवित आए थे उस समय। हालांकि आज तो ये सब नॉर्मल हो गया, इसका पूरा पर्दाफाश हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब क्या हुआ था, यह 1970 में ब्रूस गैवनर थे, जब यहाँ से प्लेन लेकर जा रहे थे तो उन्होंने देखा जो उनके
रेडियो फ्रिक्वेंसी जो कनेक्ट थी, जो स्टेशनों की लोकेशन दिखा रही थी, वो अचानक से आकर के यहाँ पर बंद पड़ जाती है, इंजन डगमगाने लग जाता है और अचानक से बहुत बड़े बादल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि जो पानी था और उसकी जो लहरें थी वो भी क्या हो जाती हैं, अचानक से ऊंची हो जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आते ही जो उनका प्लेन था, तो प्लेन की स्पीड क्या हुई, अचानक से इतनी तेज हो गई, इतनी कि वो खुद बताते हैं कि इतनी तेज आज तक किसी पैसेंजर की इतनी स्पीड देखने को नहीं मिली। वो स्पीड कितनी हो गई थी, वो स्पीड हो गई थी 3 मिनट में 150 किलोमीटर पार कर दिया था उन्होंने। 3 किलोमीटर में कितना पार कर दिया था, ये 3 मिनट में पार कर दिया था उन्होंने 150 किलोमीटर। अब आप सोच सकते हो सिर्फ महज 3 मिनट में कितना 150 किलोमीटर पार कर दिया था। अगर अब उसकी स्पीड देखी जाए तो उस वक्त उसकी स्पीड हो गई थी कितनी, 3000 किलोमीटर पर घंटा के आवर से। जो उनका प्लेन था उसकी स्पीड जब उन्होंने सही तरीके से लैंड करा दिया, ये यहाँ से आ जाते हैं, उसके बाद में बता रहे हैं ये सब कहानियों को और हम बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका प्लेन था, क्या था, प्लेन था। तो प्लेन की स्पीड उन्होंने बताई कि 3 मिनट के अंदर ये 150 किलोमीटर पार कर गया था। यानी इसकी अगर स्पीड निकाली जाए तो 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चला था। वो बताते हैं कि विश्व का कोई सा भी पैसेंजर प्लेन इस स्पीड से कभी भी नहीं उड़ता, लेकिन यहाँ पे आते क्या हुआ, उसकी अचानक तेज़ गति हो जाती है। फिर यहाँ पर वो बताते हैं कि यहाँ पे आते ही जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या हुआ, काम नहीं करती है और यहाँ पर जो उनके ट्रप कंपास थे वो भी काम नहीं करते हैं। अचानक से बादलों का गुब्बार सामने आ जाता है, लहरें ऊंची उठी हुई दिखाई देती हैं। तो ये तो था हमारा बरमुंडा ट्रायंगल का। इसके पीछे कारण कि कौन से कारण हैं जिसके वजह से बरमुंडा ट्रायंगल आता है। तो बरमुंडा ट्रायंगल के नीचे, समुद्र के नीचे ज्वालामुखी हैं। क्या है, समुद्री सतह पर ज्वालामुखी हैं और वो ज्वालामुखी फटते रहते हैं। अब जो फट करके ऊपर आते हैं तो ऊपर आने के साथ में वो क्या करते हैं, जो लहरें होती हैं उनको ऊंचा उठा देते हैं। जैसे ऊंचा उठाया, जैसे कोई समुद्री जहाज आया उनके अंदर चला जाएगा और वहाँ पर निकलने वाली जो गैसें होती हैं, मीथेन, ऑक्साइड, जो इस ज्वालामुखी से खतरनाक जहरीली गैसें निकलती हैं, उसके अगर आसपास के क्षेत्र में कोई आ जाता है, अगर उनको ग्रहण कर लेता है तो स्वतः ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पहला कारण तो क्या था कि जो समुद्री जल के अंदर, जैसे ये बरमुंडा ट्रायंगल है, ये बरमुंडा ट्रायंगल के नीचे हमारे ज्वालामुखी हैं। क्या है, ज्वालामुखी। जब ये ज्वालामुखी ऊपर जाकर के फटेंगे, ज्वालामुखी ऊपर जाकर के फटेंगे, तो जब ये फटेंगे तो क्या होगा, इनसे जहरीली गैसों का उत्सर्जन होगा। किसका, जहरीली गैसें निकल करके बाहर आएंगी और जब ये गैसें बाहर आएंगी तो इसके क्षेत्र में जो भी लोग संपर्क में होंगे वो क्या हो जाएंगे, इससे प्रभावित होंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये ज्वालामुखियों के फटने के कारण होता है। दूसरा यहाँ पर छोटी छोटी चट्टानें पाई जाती हैं, छोटी छोटी चट्टानें पाई जाती हैं। जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो इसकी वजह से पानी क्या होता है, बाहर निकलता है, तो इन चट्टानों से लग करके और क्या हो जाता है, बहुत ऊंचा हो जाता है। तीसरा इसकी चट्टानों की वजह से इन्हें दिशा भी दिखाई नहीं देती, यहाँ से आगे जाने के लिए कोई दिशा दिखाई नहीं देती, बिल्कुल एक घेरा सा हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो बरमुंडा ट्रायंगल से पहले जो अफवाहें थी वो अब एक कहानी के रूप में बदल गई हैं। तो ये तो था हमारा बरमुंडा ट्रायंगल। इसके अंदर अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खोज की है, क्योंकि अब सैटेलाइट के माध्यम से और इन सब की सुविधाओं के होते हुए यहाँ पर जा कर के उन अवशेषों की खोज कर ली है। तो जो हमारे विश्व के 10 खतरनाक स्थान हैं, 10 खतरनाक स्थान हैं, उनके अंदर भी शामिल नहीं किया गया। तो तुम सोच सकते हो कि ये कितनी छोटी बात थी। तो ये तो था हमारा बरमुंडा ट्रायंगल। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। उसी के साथ में अटलांटिक भी आपको समझ में आया होगा। और इससे पहले हमने धाराओं में समुद्री जल धाराओं का भी अध्ययन कर लिया था कि कौन कौन सी समुद्री जल धाराएँ अटलांटिक महासागर के अंदर चलती हैं। और यहाँ से अटलांटिक से 2 और क्वेश्चन फैक्ट बनते हैं, वो है मछली बैंक वाले। तो हमने पहले पढ़ा था, यहाँ से लेब्राडोर की जलधारा आती है, यहाँ से हमारी गल्फ स्ट्रीम की, और यहाँ पर एक मछली पालन बैंक का निर्माण करती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्रैंड बैंक के नाम से, ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। किसको,
मछली पालन क्षेत्र है। ये बैंक कोई पैसों का बैंक नहीं है, मछलियों का बैंक है, ठीक है। मछली पालन जो क्षेत्र होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। वहीं एक और हमें पूर्व में देखने को मिलता है जो किसकी वजह से होता है, यहाँ से आ रही कनारी की जलधारा और यहाँ से इरेमिंगर और नॉर्वे की जलधारा दोनों गुजर रही हैं, तो यहाँ पर बनता है डागर बैंक। कौन सा, डागर बैंक। तो ये दो बैंक अभी हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो अटलांटिक सी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और भी हमने पढ़ा था यहाँ से क्योनी और फ्लोरिडा की जलधारा यहाँ से गुजरती हैं, आगे जाकर ये किस में बदल जाती है, तो ये किस में, गल्फ स्ट्रीम में। ऊपर से लेब्राडोर, इधर से पूर्वी ग्रीनलैंड आती है। ये वाली जो धाराएं वो ऊपर की ओर निकल जाती हैं, जैसे नॉर्वे की जलधारा, नॉर्वे, और इसे इरेमिंगर की जलधारा के नाम से जानते हैं। ये वाली को हम कनारी की जलधारा के नाम से जानते हैं। यहाँ से हमारी उत्तरी विषुवतीय जलधारा चलती है। किसको नाम देना चाहो तो थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इसको। ये हमारी भूमध्य रेखा, ठीक है। यहाँ से फ्लोरिडा और ये क्योनी की, कौन सी, क्योनी की या एंटलीज की बोल दो आप, एंटलीज या क्योनी, दोनों ही इसी के अंदर प्रभावित होती हैं। ये क्योनी और नीचे एंटलीज, कौन सी, एंटलीज। हालांकि ये जलधाराओं के टॉपिक में बहुत अच्छे से समझा दिया, फिर भी हम देख लेते हैं। उत्तरी विषुवतीय, एंटलीज, फ्लोरिडा, आगे क्योनी की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की। ये वाली कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम। ऊपर से आ रही है लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा। ये वाली पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ये वाला किसको, ग्रैंड बैंक का निर्माण करती हैं, और ये वाला किसका निर्माण करती हैं, डागर बैंक का। दोनों मछली पालन के बैंक हैं। नीचे देखा था हमने, यहाँ से दक्षिणी विषुवतीय जलधारा चल रही है, यहाँ से ब्राज़ील की जलधारा चलती है। नीचे से हमारे और आती है, एक आती है फॉकलैंड की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। इसके आगे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो हमारी अमेरिका था, ये हमारी अमेरिका था सॉरी, और ये हमारा अफ्रीका था। तो यहाँ से एक और निकलती है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। तो ये जलधाराएं थी, उनका भी हमने रिवीजन कर लिया। आप इनको अगर जलधाराओं को और अच्छे से विस्तृत पढ़ना चाहते हो तो आप समुद्री जलधाराओं के टॉपिक में जा करके देख सकते हो, जो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो डली हुई है। तो ये तो था हमारा कौन सा, आज अटलांटिक महासागर। मुझे आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जब तक आप स्वाध्याय कीजिए और स्वाध्याय में मस्त रहिए। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ में, नई उमंग और नए जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।